एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये चैप्टर नंबर 2 है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यहाँ पे कहानी शुरू होती है औरंगजेब से। यहाँ पे ये बताया गया कि जो औरंगजेब था वो आखिरी शासक था। अगर शक्तिशाली बादशाहों की बात करें तो मुग़लों का सबसे आखिरी और शक्तिशाली जो बादशाह था वो था औरंगजेब। अब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो वहाँ के मुग़ल जो सूबेदार थे और बड़े बड़े जो जमींदार थे वो अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिस ज़मीन पर उनका आधिक्य था, जिन पे उनका कब्ज़ा था, वो अपनी उस क्षेत्रों में अपनी खुद की जो है वो रियासतें बनाने लगे थे। और ऐसे ही देखते देखते जो दिल्ली जो था, जो कि एक केंद्र के रूप में काम करता था, वो अधिक दिन तक जो केंद्र के रूप में नहीं बन सका। अब यहाँ पे जानने वाली इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पहले अंग्रेज आए थे तो उनका जो मेन काम था वो व्यापार करना था। कंपनी का जो मेन काम था वो सिर्फ व्यापार करना था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी जो दिलचस्पी थी वो सिर्फ व्यापार न करके एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। ये कैसे हुआ, इसी बारे में इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जो कि कैप्टन हडसन के द्वारा बनाई गई है। ये बहादुर शाह जफर की है, उनके बेटों की जब गिरफ्तारी हुई थी। अब बहादुर शाह जफर के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में और डिटेल में बेहतर से पढ़ेंगे। ये अभी शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1857 में जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो भारी विद्रोह शुरू हुआ था, तो उस समय विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह जो कि बहादुर शाह जफर थे उनको ही अपना नेता मान लिया था। अब इस विद्रोह को कुचल दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा और बाद में जो बहादुर शाह के जो बेटे थे उनको इनके सामने ही मार दिया गया था। तो ये एक कुछ पिक्चर्स दिखाई गई है बहादुर शाह जफर की जब उनकी गिरफ्तारी हो रही है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है सन 1600 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम चार्टर्ड एक्ट लेके आई, यानी कि इजाज़तनामा। महारानी इंग्लैंड की उस समय की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनसे चार्टर यानी इजाज़तनामा लेकर के इंडिया में आई। अब इस जो इजाज़तनामा था, जो चार्टर था, इसका मेन जो काम था वो ये था कि जितने भी पूर्व के देश हैं उनसे हम जो कंपनी है वो व्यापार कर सकती थी। ऐसा एकाधिकार उसे मिल गया था। अब इंग्लैंड की, इसका मतलब ये भी था कि जो इंग्लैंड की कोई और कंपनी जो है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ करके कोई और इंग्लैंड की कंपनी पूरब से व्यापार नहीं कर सकती थी। और इस चार्टर के सारे कंपनी समुद्र पार कर उन इलाकों को खंगाल सकती थी जहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेची जा सके। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो कंपनी है चार्टर्ड जो है लेने के बाद, यानी कि इजाज़तनामा लेने के भारत में कुछ इस तरह से यहाँ से होते हुए अफ्रीका को क्रॉस करते हुए यहाँ इंडिया आई थी। अब इसके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे बेहतर तरीके से। अब कंपनी को दूसरे अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। अब यहाँ पे जो दूसरे कंपनी यानी कि जो इंग्लैंड की जो कंपनीज थी वो अब चार्टर्ड नामा ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ की महारानी से ऐसी परमिशन ले ली थी पूर्व से व्यापार करने का कि तो उस देश की दूसरी कोई वाणिज्यिक कंपनी जो है वो इस क्षेत्र में नहीं आ सकती थी यहाँ से व्यापार करने के लिए। लेकिन ये जो चीज़ें थी, ये सिर्फ शाही दस्तावेज जो थे वो सिर्फ यूरोपीय ताकतों, जो दूसरे यूरोपीय ताकत थे, उनको नहीं रोक सकती थी, क्योंकि ये तो सिर्फ उस देश की थी ना जहाँ से परमिशन उन्होंने ली थी। जो दूसरी कंट्रीज़ थी वो इस दस्तावेज़ को नहीं मानते थे। वो ये मानते थे कि वो जो दस्तावेज है वो सिर्फ उसी जो कंपनी ने लिया है उस उसी कंट्री की कंपनीज पर लागू होता है। बाकी जो यूरोप के और भी देश थे वो पूरब में बाजार करने से उन्हें ये जो चार्टर था वो नहीं रोक सकता था। अब इस चीज़ को देखते हुए जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते और केप ऑफ गुड, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अफ्रीका के केप ऑफ गुड यहाँ पे पड़ता है,
छूते हुए जो इंडिया के पास आता। इससे पहले ही पुर्तगाल के जो यात्री थे, जो और भी यूरोपियन कंट्रीज़ के जो यात्री थे, वो पहले ही भारत में आ गए थे। सबसे पहले पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल के जो खोजी यात्री थे वास्को द गामा 1498 में पहली बार भारत पहुंच गए थे। और ये समुद्र के सहारे जो इन्होंने एक पता लगाया था समुद्री रास्ते का भारत की तरफ। तो भारत की खोज भी ऐसा पूछा जाता है कि किसने की, तो वास्को द गामा ने 1498 में करी थी। और ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। अब 17वीं शताब्दी की शुरुआत होती है तो डच भी जो है हिंद महासागर पार करके व्यापार करने के लिए यहाँ पे आ गए थे। और कुछ समय के बाद जो फ्रांसीसी थे वो भी यहाँ पे आ गए थे। तो ऐसे देखते देखते कई सारे कंट्रीज़ के लोग थे, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे, वो भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए आ गए थे। अब समस्या ये आ रही थी कंपनी के सामने कि ये सारी चीज़ें जो भी कंपनीज आ रही थी, ये सारे जो लोग आए थे इंडिया में, उनका सिर्फ एक काम था कि यहाँ से सूती कपड़े, जो कि इंडिया के जो सूती कपड़े थे और रेशम जो था यहाँ का, उनकी यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा जो यहाँ के मसाले थे जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इनकी भी ज़बरदस्त मांग थी। तो ये सारी कंपनियों को सिर्फ ये सारी चीज़ें चाहिए थी। अब इसको देखते हुए जब कई सारी कंपटीटर मार्केट में आ गए तो चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ने लगे, जिससे जो कंपनी थी वो जितना उन्होंने सोचा था कि कम दामों पे हम चीज़ों को परचेज़ करेंगे और अपने कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में उन्हें ज़्यादा दामों पे बेचेंगे, जिससे कि कंपनी को ज़्यादातर प्रॉफिट होगा। ये चीज़ जो है उनको उतना प्रॉफिट नहीं दे पा रही थी, क्योंकि कॉम्पिटिटर ज़्यादा हो रहे थे। वो चीज़ों के जब इंडिया में चीज़ों को ख़रीदते थे, सूती कपड़ों को ख़रीदते थे, यहाँ के रेशम को ख़रीदते थे, यहाँ के मसालों को ख़रीदते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसे देने के लिए वो राज़ी हो गए थे। अब इस चीज़ को देखते हुए जो कंपनी थी वो आपस में ही जो है वो लड़ने लगी थी। कई बार ऐसा होता था कि लड़ाई में कि जो दूसरी कंपनी की जहाज़ अगर जा रही है तो उन पे वो हमला बोल देते थे, कई बार जहाज़ों को डुबो देते थे। ये सारे मामले जो है धीरे धीरे आने लगे। अब बात आती है कि जो कंपनी थी वो अपने अपने जो किलेबंदी करने शुरू कर दी थी। अब यहाँ पे अपनी बस्तियों को किले बंद करके और व्यापार से में मुनाफा कमाने की इस कोशिश के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। अब कंपनी जो थी वहाँ की, वो अपनी किलेबंदी करने लगी, यानी एक एरिया डिसाइड कर ली और इस एरिया के चारों तरफ उन्होंने बाउंड्रीज बना दी ताकि जितने भी जो हमले होते थे उससे बचा जा सके। और इस चीज़ को देखते हुए जो स्थानीय शासक थे इंडिया के, उनके और कंपनी के बीच में जो एक मतभेद जो है वो होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि अब अगर सिर्फ कंपनी व्यापार पे ध्यान देती है तो उन्हें जो स्थानीय शासक थे वो उन्हें तरह तरह के उनको टैक्सेस देने पड़ते थे, उनको व्यापार करने के लिए कई तरह के परमिशंस जो है बार बार लेने पड़ते थे। तो कंपनी को ऐसा लगा कि जो हम सिर्फ अगर व्यापार यहाँ पे करते हैं तो हमें कई सारी समस्याओं को अब देखने को मिल रही है। तो इसलिए जो कंपनी थी वो राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने के बारे में सोचने लगी। अब यहाँ पे है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से व्यापार शुरू करती है। अब सबसे पहली जो फैक्ट्री बनाई गई थी यहाँ से शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। पहली बार जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। कंपनी के व्यापारी यहाँ से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। और इस कंपनी में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पे उनके जो दफ्तर थे इनके दफ्तर भी यहीं पे बनाए जाते थे और कंपनी के जो अफसर थे वो सारे यहीं पे बैठते थे। और जैसे जैसे इनका व्यापार कंपनी में फैला और सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास रहने के लिए इनके जो काम करने वाले वर्कर्स थे और यहाँ के जो अफसर्स थे उनको ऐसा एडवाइस किया गया कि जो कंपनी की जो फैक्ट्री बनी है उसके आसपास ही जो है यहाँ के लोग वो रहें यहाँ के। अब इस चीज़ को देखते हुए 1996 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किले बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर
3 गांव जमींदारी भी खरीद ली। अब ये 3 गांव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे चल के हम और डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जानो, जो पहला गांव था वो कालीकाटा था, जो कि बाद में कलकत्ता के नाम से फेमस हुआ, अभी इसे कोलकाता कहते हैं। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल साम्राज्य औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि कंपनी जो है वो बिना किसी शुल्क को चुकाए जो यहाँ पे व्यापार कर सकती। ऐसा परमिशन उन्होंने औरंगजेब जो उस समय के बादशाह थे उनसे ऐसी परमिशन ले ली। अब यहाँ पे फरमान का मतलब दिया हुआ है, क्योंकि ये छोटे क्लास की पुस्तक है, छोटे बालकों के लिए होती है, तो छोटी जो वर्ड्स होते हैं उनके मायने दिए होते हैं। यहाँ फरमान का मतलब दिया हुआ है कि एक शाही आदेश। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से न केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार था, कंपनी के जो अफसर थे वो अपने पर्सनल व्यक्तिगत जो व्यापार उन्होंने चलाते थे, जो कंपनी से हट करके खुद का व्यापार चलाते थे, अब इन अफसरों ने भी जो कर था वो चुकाने से मना कर दिया था, क्योंकि ऐसा वो कहते थे कि उन्हें औरंगजेब के द्वारा ऐसी परमिशन दी गई है कि कंपनी जो है वह किसी तरह का टैक्स नहीं चुकाएगी। अब इसके चलते क्या हुआ कि जो बंगाल की राजस्व वसूली है वो बहुत ही कम हो गई थी। तो अब बंगाल के उस समय के जो नवाब थे मुर्शीद कुली खान, वो ऐसे में विरोध क्यों ना करते। अब यहाँ पे देखो एक पिक्चर्स दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से जो कोस्टल एरियाज़ होते थे, जो समुद्र के सहारे जो व्यापार करे जाते थे, वो किस तरह से जहाज़ों में जो है वो सामान को लादा जाता था। ये पिक्चर बनाई गई है 1867 में की है, विलियम सिम्पसन के द्वारा बनाई गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब व्यापार से युद्ध तक देखो, अभी तक ये था कि कंपनी का जो मेन काम था वो यहाँ पे व्यापार करना था। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनके जो लोग आए थे या फिर कंपनी जो थी वो आए थे यहाँ पे सिर्फ व्यापार करने। अब किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार को से आगे बढ़ के युद्ध तक किस तरह से आई, अब इसके बारे में देखते हैं। अब 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाब का टकराव काफ़ी बढ़ गया। क्यों बढ़ा, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो वहाँ के अफसर थे, जो कंपनी के अफसर थे, उन्होंने जब कंपनी को रिलैक्सेशन औरंगजेब के द्वारा दिया गया कि वो टैक्सेस को बिना चुकाए हैं जो यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, तो उनके जो कर्मचारी थे, जो कंपनी के कर्मचारी थे, वो भी अपना जो पर्सनल व्यापार करते थे, जो व्यक्तिगत व्यापार करते थे, उन्होंने भी टैक्सेस देने से मना कर दिया, जिसके चलते ऐसा हुआ कि बंगाल के जो आयकर था वो उसकी कमी होने लगी, यानी यहाँ का जो धन था वो बहुत ही कम हो गया था। इसके चलते जो क्लासेस जो वो शुरू हो गए थे धीरे धीरे। अब यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बंगाल के नवाब जो है वो अपनी ताकत वो दिखाने लगते हैं, यानी बंगाल के जो नवाब थे वो सोचने लगते हैं कि अब हम अपना जो है अधिकार जो इन कंपनियों पे जता लें। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी, यानी दूसरी जो क्षेत्रीय ताकतें थी वो भी अपना अधिकार जो है वो दिखाने लगी थी। अब यहाँ पे मुर्शीद कुली, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, खान के बाद इनके गद्दी पे बैठे वो अली वर्दी खान थे। उसके बाद सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब बने। अब सिराजुद्दौला के बारे में आगे हम और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे और सिक्के ढालने का अधिकार भी इन्होंने नहीं दिया। और जो इन्होंने किलेबंदी करने का जो प्रावधान किया था कंपनी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि कंपनी जो है वो किलेबंदी करके रहने लगी। जो उनके अफसर्स थे उन किलों के अंदर रहने का ऐसा उन्हें सजेशन दिया गया। तो इस चीज़ को देखते हुए ये जो यहाँ के बादशाह थे, सिराजुद्दौला या फिर मुर्शीद कुली, अली वर्दी, ये सारे लोग इनकी मृत्यु के बाद यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसा उन्होंने कहा कंपनी को कि अब जो है वो कंपनी को किलेबंदी नहीं करने दिया जाएगा और सिक्के जो ढालती है कंपनी उनको भी नहीं ढालने दिया जाएगा।
अब कंपनी पर भी धोखाधड़ी के आरोप ऐसे लगाए जाने लगे कि कंपनी जो है सरकार को पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से टैक्सेस जो है वो नहीं दे रही है। अब कंपनी पर धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार के राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ती जा रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी और उनके अफसर ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी, नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों को बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार जो तबाह हो रहा था। ऐसा कंपनी का मानना था कि जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी बेतुकी मांगों से जो कंपनी है वो व्यापार ढंग तरीके से नहीं कर रही है और व्यापार तभी, ऐसा कंपनी का मानना था कि व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार जो है शुल्क उन पे से हटा दे। जो टैक्सेस कंपनी देती थी वहाँ के लोगों को वो हटा दे, तभी जो सरकार कंपनी जो है अच्छे तरीके से व्यापार कर सकती है। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अगर व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होता गया। अंततः इन टकरावों का परिणाम प्लासी के प्रथम विश्व युद्ध से प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध से शुरू हुआ। अब प्लासी का जो युद्ध था, ऐसा पहला युद्ध था जो कंपनी ने व्यापार को छोड़ करके किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व हुई। तो ये युद्ध पहला था कंपनी के द्वारा जो कि शुरू किया गया था। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, प्लासी का युद्ध जो है 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें दे, अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए, यानी एक ऐसे व्यक्ति को नवाब बना दिया जाए जो कंपनी के इशारों पे सारी चीज़ें करे। यानी जो रिलैक्सेशन कंपनी मांग रही है, जो सुविधाएं कंपनी मांग रही है, वो आराम से उसे प्राप्त हो जाए। पर जो कंपनी को ऐसी कामयाबी नहीं मिल पाई। अब जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी अपने राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाए और उन्होंने किलेबंदी जो कंपनी के द्वारा कराई जाती थी उसको रोकने का उसको रोकने का आदेश दिया और जो राजस्व कंपनी अब तक नहीं देती थी, उसमें चोरी करती थी, उसे बाकायदा पूरी तरीके से जो वसूल किया जाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। ये पहला हमला था जो सिराजुद्दौला के द्वारा कंपनी पे किया गया था। अपने कुल 30,000 सिपाहियों के द्वारा पहला हमला इंग्लिश फैक्ट्री पे किया गया था जो कासिम बाजार के पास पड़ता था। अब नवाब की फौज में कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया, गोदाम पर ताला लगा दिया गया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर भी कब्जे के लिए उधर का रुख किया। अब कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने के बाद मद्रास में तैनात कंपनी के जो अफसर थे उस समय के रॉबर्ट क्लाइव, इनके नेतृत्व में जो है वो इन्होंने सेना को रवाना कर दिया। इस सेना को सैनिक बेड़े की मदद भी मिली। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी हुई। अब वहाँ के जो नवाब थे उनके बीच और कंपनी के बीच एक लंबे समय तक जो सौदेबाजी हुई, लेकिन ये सौदेबाजी जो एक कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ पाई। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब ने सिराजुद्दौला को हराने का जो मेन कारण था वो उनके सेनापति का था। अब उनके जो सेनापति थे जिनका नाम था मीर जाफर, अब इन्होंने क्या किया था कि मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा लेने से जो है वो मना कर दिया था। अब रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने हाथ में ले लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को
नवाब बना दिया जाएगा। अब जो सेना जो कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव ने, इन्होंने एक लालच दिया इनके सेनापति को, जिनका नाम था मीर जाफ़र को। उनको ऐसा बोला गया कि सिराजुद्दौला को हटा करके अगर इनको मार दिया जाता है या फिर इनको गद्दी से हटा दिया जाता है तो उनके सेनापति मीर जाफ़र को जो इस गद्दी पे बैठा दिया जाएगा। जिसके चलते इनके जो सेनापति थे मीर जाफ़र, उन्होंने इस युद्ध में अपना साथ, इनका साथ नहीं दिया और कंपनी का साथ दिया, जिसके चलते जो सिराजुद्दौला थी उनकी मृत्यु यहाँ पे हो जाती है। अब प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी का पहली बड़ी जीत थी। अब प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और जैसा कि पहले डिसाइड हुआ था कंपनी के द्वारा कि मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया जाएगा, तो इस तरह से मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं थी। मतलब कंपनी का ऐसा मानना था कि अगर हम मनमाने तरीके से जो हमें चीज़ें चाहिए, जो रिलैक्सेशन चाहिए हमें टैक्सेस में, हम बिना टैक्स चुकाए अगर व्यापार कर सकते हैं, तो उन्हें ऐसा मानना था कि उन्हें शासन करने की क्या ज़रूरत। जो स्थानीय शासक भी उन्हें अगर वहाँ पे बैठा दिया जाए और उनकी कठपुतली की तरह अगर में वो काम करें तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे वो शासन करें। पर ये जो काम था वो कंपनी का ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया, क्योंकि अब जो मीर जाफ़र थे वहाँ के स्थानीय शासक थे, वो ऐसा मानने लगे कि जो प्रजा है उनको हम नाराज़ नहीं कर सकते। तो फिर कंपनी क्या करती। अब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध करने लगे धीरे धीरे, तो कंपनी ने उन्हें हटा दिया और मीर कासिम को जो है वो वहाँ का नवाब बना दिया। और जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में। उसमें क्या होता है कि उसे हारना पड़ता है। उसके बाद बंगाल से बाहर उसे जो है मीर कासिम को बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को जो दोबारा फिर से नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए जो कंपनी को चुकाने पड़ते थे। ये कंपनी 5 लाख रुपए इसलिए लेती थी कि जो कंपनी की जो सेनाएं थी उनके रहने का, उनके खर्चे का जो प्रबंध था वो करना था। तो ये अब नवाबों से वसूल करने लगी। कंपनी अपनी सैनिक अब 1765 में जो मीर जाफ़र थे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो कंपनी के इरादे थे वो बिल्कुल बदल चुके थे। कंपनी का ऐसा मानना था कि कोई भी कठपुतली की तरह भी अगर में यहाँ का जो स्थानीय शासक है उसे हम बैठाते हैं, तब भी बाद में चल के कोई न कोई दिक्कतें आती हैं। तो कंपनी ने ऐसा डिसाइड किया कि अब उसे खुद ही शासन पे जो है यहाँ पे उस पर अधिकार जमाना चाहिए। आखिरकार 1765 में मुग़ल साम्राज्य ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अब 1765 में ये पहली बार था जो कंपनी ने किसी दीवान को जो है बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया गया था। अब दीवानी मिलने के कारण कंपनी को जो बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों का नियंत्रण था वो पूरी तरह से इनके हत्थे आ गया। यानी इनके अंडर ही सारी चीज़ें होने लगी। यानी जितना भी राजस्व था उसका अधिकार जो है वह कंपनी के हाथों में आ गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत के ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाने के लिए जो एक्सचेंज के तौर पे उन्हें वहाँ से सोना और चांदी लाते थे, उसके बदले में यहाँ की चीज़ें खरीद के ले जाते थे। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। और प्लासी के जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि राजस्व जो यहाँ का था उस पर पूरा का पूरा जो अधिकार था वो कंपनी का हो गया था। अब भारत से होने वाले आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़े खरीद सकती थी और अपनी फौज को संभाल सकती थी। कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। अब कंपनी के अफसर नवाब बने। अब देखो नवाब बनने का क्या मतलब था। इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों थी।
लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाब की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा, और प्लासी के युद्ध के बाद जो बंगाल के असली नवाबों को, जो वहाँ के लोकल नवाब थे, जो स्थानीय नवाब थे, नवाबों को इस बातों के लिए बाध्य कर दिया गया कि वो कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। अब खुद जो रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने सेना का नेतृत्व किया था, उन्होंने भारत के हिसाब से जो है भारत में बेहिसाब जो है दौलत अपने लिए जमा कर ली। अब 1743 में जब इंग्लैंड से मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, में आए, तो उनकी उम्र जो है वो मात्र 18 साल थी। यानी जब 1734 में सबसे पहली बार जो इंग्लैंड से जब मद्रास आए यानी इंडिया आए थे, तो उनकी उम्र उस समय मात्र 18 साल थी। अब 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर जनरल बनने के बाद हमेशा के लिए हम भारत छोड़ के रवाना हो गए यहाँ से, तो उनकी जो दौलत थी वो 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। और दिलचस्प बात यह थी कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार का काम सौंपा गया था, उसको ख़त्म करने के लिए। जो कंपनी में भ्रष्टाचार चल रहा था, इसलिए जो है वो दूसरी बार रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया गया था। लेकिन अब उन्होंने खुद ही अपने पास इतने पैसे जो है वो रख लिए थे। तो अब इस चीज़ को देखते हुए 1972 में ब्रिटिश संसद में खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी थी। अब ब्रिटिश संसद में जो इनके खिलाफ केस हो गया था कि ये इनको दूसरे कार्यकाल इनका इसीलिए रखा गया है कि जो कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है उसको ख़त्म करें, लेकिन इनके पास खुद ही इतनी संपत्ति है। तो इस चीज़ को देखते हुए इनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार का एक केस चलाया जाने लगा, इसका आरोप जो है उन पे लगा दिया गया। अब सरकार को अपनी अंकुश अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लगते थे और इसे भ्रष्टाचार आरोपों से भी बरी तो कर दिया गया। लेकिन 1764 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब उस समय जो इन पे लगाया गया था, आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का, उस समय तो ये बच गए वहाँ से। लेकिन 1774 में यानी कि 2 साल के बाद जो है इन्होंने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए थे। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही उनकी वो मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बीमार मानना भी सही नहीं हुआ। इनमें से बहुत सारे अफसर ऐसे थे जो साधारण परिवार से आते थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि भारत में वो ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन में लौट करके आराम की ज़िंदगी जो वो बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, वहाँ एक आलीशान जीवन उन्होंने जिया। अब यहाँ पे उन्हें वहाँ के जो लोग थे, जो यहाँ से गए थे और अच्छे खासे पैसे कमा करके जो धन दौलत ले करके वहाँ पे गए थे, तो वहाँ के लोग उन्हें नवाब के नाम से बुलाते थे। अब यहाँ पे जो भारतीय शब्द नवाब है वो अंग्रेजी संस्करण से बना हुआ। अब नवाब जो वहाँ के लोग बुलाते हैं, उसी का संस्करण जो कि नवाब इंडिया में प्रसिद्ध था, ये इसी अंग्रेजी का संस्करण एक संस्करण था। उन्हें लोग अक्सर एक अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टून में भी इनका जो है ये मजाक उड़ाया जाता था कि ये रातों रात जो है वो अमीर बन गए, मतलब इन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी और रातों रात जो है वो अमीर बन गए। अब कंपनी का शासन किस तरह से फैला, अब इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। यदि हम 1757 से लेकर के 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिकों पर हमला नहीं किया। उनका जो मेन हमला करने का, जो यहाँ के रियासतों का अधिग्रहण करने का जो मेन काम था, वो सबसे पहले क्या करते थे कि यहाँ के लोगों के बीच में फूट डालते थे, उन्हें आपस में लड़ाते थे। इसके बाद जो एक पार्टी किसी पार्टी को सपोर्ट कर देते थे तो दूसरी पार्टी जीत जाती थी। जिस पार्टी को सपोर्ट करते थे वो पार्टी अक्सर जीत जाती थी। तो ऐसा करने पे क्या करता था, उस पार्टी को इनको
इनके अंडर जो है रह के काम करना पड़ता था, इनकी कठपुतली बन के काम करना पड़ता था। अब जैसा कि बक्सर की लड़ाई में हुआ, अब देख लेते हैं बक्सर की लड़ाई में क्या हुआ। बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई थी, इसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। इनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामले में भी दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसरों के हाथों के द्वारा, कंपनी के अफसरों के द्वारा ही तय करी जाने लगी। कई बार कंपनी के रियासतों पर सहायक संधि भी थोपी गई। अब सहायक संधि में क्या होता था कि जो लोग हार जाते थे या फिर जिनके सहायता से जो स्थानीय शासक थे अगर जीते रहते थे, तो कंपनी क्या करती थी, उन्हें स्वयं रक्षा प्रदान करती थी, जिसे सहायक संधि बोला जाता था। अब सहायक संधि में क्या होता था कि जो स्थानीय शासक थे उनको खुद की सेना रखने का अधिकार नहीं था। उनसे ये बोल दिया जाता था कि जो आपके सुरक्षा का काम है वो कंपनी खुद देखेगी और उसके बदले उनको कंपनी को जो है वो धन देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो स्थानीय शासक इस सहायक संधि के लिए जो पैसे लिए जाने थे इनकी जो रख रखाव के लिए, अगर वो देने में नाकाम रह जाते थे या किसी कारणवश वो पैसे नहीं चुका पाते थे, तो उनके साथ जुर्माने के तौर पे इनका जो इलाका था वो कंपनी के कब्जे में ले लिया जाता था। अब उदाहरण के लिए जब एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि जब रिचर्ड विलेजली गवर्नर थे उस समय, तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सहायक संधि के जो सहायक सेना है वो उसको पैसा अदा करने में वो चूक गए थे। इसी आधार पे हैदराबाद के भी इलाके छीन लिए गए। अब आगे चल के हम टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें क्यों शेर मैसूर कहा जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। यह हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे।